आज का जो वीडियो है ये है डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर। आज हम स्क्रैच से एक डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन बनाएंगे। देखेंगे कि कैसे अगर आपको रियल वर्ल्ड में अगर कोई एप्लीकेशन बनाना होता है तो उसके लिए आप डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन कैसे करते हो। तो इसके अंदर सारे चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे हम एंटिटीज़ वगैरह डिफ़ाइन करते हैं, कैसे रिलेशंस वगैरह डिफ़ाइन करते हैं, और कैसे एक्चुअली ये जो डिज़ाइन है, ये स्कीमा है, ये बिफोर द हैंड कैसे हमें क्रिएट करना होता है। शुरू करते हैं। हम इस टाइप के वीडियोस डेली बेसिस पे बनाते रहते हैं। अगर आपको इन वीडियो से अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो मुझे इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आपके कमेंट्स मुझे सिग्नल देता है कि इस टाइप के और वीडियोस बनाने चाहिए। कर दीजिए, अभी कमेंट कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और अभी शुरू करते हैं। ये है हमारे आज के वीडियो की असाइनमेंट, डेटाबेस डिज़ाइन असाइनमेंट। तो ये एक असाइनमेंट है और इसको हमें मतलब साथ में अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और जो डेटाबेस स्कीमा है उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो इस टाइप की असाइनमेंट जो है ये आपको आपके इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जा सकती है। इनफैक्ट कुछ सिमिलर चीज़ मुझे अपने इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछा गया था। और इसी के साथ में ये असाइनमेंट एकदम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है उससे सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आप एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके अंदर का जो डेटाबेस स्कीमा होगा कुछ इसी तरह से आपका बनेगा। ठीक है। ये रिपोजिटरी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, तो आप उसको एक्सेस करना, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास और एक चैलेंजेस नाम का पेज है जहाँ पर हम ये जो डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर से क्वेरीज कैसे करनी, उसके कुछ चैलेंजेस मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। हमारी असाइनमेंट है बुक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और उसके लिए हमें डेटाबेस स्कीमा बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिज़ाइन अ सिंपल रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा फॉर अ बुक मैनेजमेंट सिस्टम। दिस असाइनमेंट विल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस टेबल्स, रिलेशनशिप्स एंड बेसिक नॉर्मलाइजेशन। ओके, क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अ स्मॉल लाइब्रेरी वांट्स टू मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स, ऑथर एंड बोरोवर्स। दे need a basic system that can store details of books, track which author wrote which book, and track which borrower borrowed which book. लेट्स से कि आपके सिटी के अंदर कोई लाइब्रेरी है और ये अभी जो सारा काम कर रहे हैं वो बुक्स के अंदर कर रहे हैं। रजिस्टर्स होते हैं ना, बड़े बड़े बुक्स होते हैं उसके अंदर, और उनको आपको सोल्यूशन देना है कि आप इसको डिजिटली करो। तो वो जो चीज़ें करते हैं, जैसे बुक्स का लिस्ट बनाते हैं, उनके ऑथर्स कौन है वो करते हैं मेंटेन, किसने बोरो किया है उसकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं, उसी चीज़ को हमें डिजिटली करना है और उसके लिए हमें ये डेटाबेस स्कीमा ज़रूरी है, चाहिए। ओके, ये जॉब इज़ टू डिज़ाइन द डेटाबेस स्कीमा, जो कि अभी हम करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको दी हुई है। देखिए हमारे पास क्या है, बुक्स हैं। ईच बुक शुड हैव टाइटल, ISBN नंबर एक स्पेशल होता है, पब्लिकेशन ईयर जो है ये है, जॉनरा क्या है, ऑथर्स है इसके अंदर। अ बुक कैन हैव मल्टीपल ऑथर्स। ओके, तो हमें यहाँ पे बुक के बारे में मतलब जो चीज़ें हमें स्टोर करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो ये चीज़ हमें दिख रही है। ठीक है, टास्क देखिए, टास्क आगे है। बट देखिए अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए जब भी आप कोई डेटाबेस डिज़ाइन करते हो, डेटाबेस डिज़ाइन, तो डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए ना कुछ स्टेप्स हमें हमेशा फॉलो करनी होती है। उसमें से जो पहली स्टेप है वो है कि आपको आइडेंटिफाई एंटिटीज़ करनी है, एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। अभी ये एंटिटीज़ क्या होती है, अगर हम यहाँ पर आए तो एंटिटीज़ मतलब एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट्स या फिर जो डेटा आप स्टोर करने वाले हो। फॉर एग्जांपल ये बुक्स जो है, तो बुक एक एंटिटी हो गई। ऑथर्स जो है तो एक ऑथर एक एंटिटी हो गई, है ना। तो ये एंटिटीज़ जो है इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करनी है। पहले स्टेप के अंदर अगर हमें एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है तो हमने कर दी, क्या क्या है उसको लिख भी लेते हैं। हमारे केस में बुक है, हमारे केस में ऑथर है, उसके बाद क्या है हमारे पास बोरोवर है। तो ये बोरोवर मतलब एक तरह का यूज़र है, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं क्योंकि वो भी एक टाइप की एंटिटी है हमारे सिस्टम के अंदर। बोरोवर्स है हमारे पास, बोरोवर सिंगल करते हैं।
एंड उसके बाद हमारे पास बोरो रिकॉर्ड्स है। अब ये रिकॉर्ड्स में भी इसको हम एंटिटी नहीं बोलेंगे, ये क्या है, ये एक्चुअली अगर कोई बोरोअर अगर कोई बुक को बोरो करता है तो उसके लिए एक रिकॉर्ड हमें क्रिएट करना होगा। ये क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हाँ, बेसिकली हमारे पास 3 एंटिटीज़ जो है वो हमें यहाँ पर मिली हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई एंटिटीज़। अब एंटिटीज़ जैसे हमें मिलती है उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है, आपको करना है आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखिए एट्रीब्यूट्स एक्चुअली होते हैं इन एंटिटीज़ के ऊपर जो फील्ड्स होते हैं ना, वो है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर बुक की बात करें तो यहाँ पे टाइटल ये एक एट्रीब्यूट हो गया, या फिर फील्ड आप इसको बोल सकते हो। ये ISBN जो है इसको आप एक एट्रीब्यूट बोल सकते हो। ये जो पब्लिकेशन ईयर है ये एक एट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से हर एक एंटिटी के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस केस में अगर बुक की अगर बात करें तो यहाँ पे बुक के अंदर क्या क्या था हमारे पास, यहाँ पे टाइटल वगैरह है। तो मैं अभी के लिए बस टाइटल लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको हम प्रॉपर तरीके से ARDS का बनाने वाले हैं। बट आपको एक बेसिक आइडिया लग गई कि इस तरह से पहले एंटिटीज़ और उसके बाद जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है उसको आइडेंटिफाई करके आपको एक्चुअली लिख लेना है किसी पेन पेपर के ऊपर, या फिर आप डिजिटली कर रहे हो तो इस तरह से ड्रॉ करके आपको ये करना है पहले, ठीक है। ये दोनों स्टेप जब भी आप करोगे तब आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, लेट्स से कि हमने ये जो बुक एंटिटी है इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, इसके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम आप यहाँ पर देखोगे। लेट्स से कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें बुक स्टोर करने के लिए टेबल चाहिए, तो बुक का टेबल यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको मे बी बुक्स हम नाम दे सकते हैं, जो कि एक मतलब कन्वेंशन आप इसको बोल सकते हो। ये कोई रूल नहीं है, जस्ट कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं। सो बुक्स है, तो बुक के अंदर क्या है हमारे पास, टाइटल है एंड और है ISBN है, ठीक है। ISBN हमने कर दिया। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ISBN है। एंड उसके बाद पब्लिकेशन ईयर है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिकेशन ईयर। बट हम जो फील्ड्स लिखते हैं इसके अंदर ऐसे स्पेस वगैरह नहीं रखते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ। एंड उसके बाद हमारे पास जॉनरा है, तो जॉनरा के लिए यहाँ पर करते हैं कि ये बुक क्या फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, एजुकेशनल है, जो भी जॉनरा है आपकी वो कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आती है, देखिए ऑथर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो होता है ना इंटरव्यूज़ के अंदर अगर आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हो कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बुक्स जो होते हैं उसका एक हमेशा सिंगल ऑथर होता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा, मतलब बताया जाएगा कि ऑथर जो है ना हर एक बुक का एक ही होता है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन तो आपका काम है इंटरव्यूअर को पूछना कि क्या एक बुक का एक ही ऑथर होगा कि मल्टीपल ऑथर होंगे, जो कि होते हैं, राइट। एक बुक के मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं, तो ये आपको पूछना है। तो हमारे केस में यहाँ पे एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है कि अ बुक कैन हैव मल्टीपल ऑथर्स। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ यहाँ पर ये आएगी कि अगर ऐसा है तो हम मे बी यहाँ पे ऐसा एक फील्ड बना सकते हैं ऑथर्स, और मे बी ये जो होगा ना ये एक एरे होगा, लिस्ट होगी, है ना। हम डेटाबेसेस के अंदर इस तरह से जेसन बीसॉन जो भी है जेसन डेटा हम इस तरह से लिस्ट वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मे बी आप ऐसे कर सकते हो, ऑथर 1 जो है ऑथर 1 इस तरह से लिख दिया। एंड अगर मल्टीपल ऑथर्स है तो मे बी ऑथर 2 ऐसे आप लिखते हो, राइट। ये पहले दिमाग में ये आइडिया है कि हर एक ऑथर के लिए हम ऑथर की जो लिस्ट है उसी फील्ड के अंदर हम रखेंगे। अब देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि NoSQL डेटाबेसेस जो भी हम यूज़ करते हैं जैसे कि MongoDB वगैरह, तो उसके अंदर कुछ ऐसी ही सिमिलर चीज़ें हम करते रहते हैं। बट इस टाइप के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है बताएं, कि ये जो ऑथर जो है ना ये भी एक एंटिटी है हमारे केस में। तो यहाँ पर अगर हर एक फील्ड के अंदर मैं इस तरह से अगर ऑथर का नाम लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, अगर फ्यूचर में
अगर मुझे ऑथर 2 का नाम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल इसने नाम चेंज कर दिया, ऑथर 2 का नाम चेंज हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी बुक्स होंगे सबके अंदर जाके उनके ऑथर्स फील्ड के अंदर ये जो ऑथर 2 की वैल्यू है वो चेंज करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा सोचिए कि आपके डेटाबेस के अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, तो अगर एक चेंज की वजह से अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स के अंदर जाके ये चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये कुछ अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस के अंदर जो फील्ड्स होते हैं उनको हम नॉर्मलाइज करते हैं। इसका मतलब और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल मतलब टर्म में मैं आपको बताऊंगा कि आपके ये जो सारे फील्ड्स होते हैं ना, इस तरह से आप इसको अलग अलग टेबल्स के अंदर रखते हो, और फिर जो फॉरेन की जो एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, उसको यूज़ करके आप उन दो टेबल का जो रिलेशन है वो कनेक्ट करते हो बेसिकली। इसका मतलब यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर करेंगे ऑथर्स का एक टेबल रहेगा, एंड मे बी ऑथर का यहाँ पे नाम हो सकता है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझते हैं, एक ही फील्ड है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से नहीं रखते हैं। पहली चीज़ तो एक चीज़ बताता हूँ, देखिए अगर सिंगल ऑथर होता था, एक ही ऑथर, अगर एक बुक का एक ऑथर होता था, तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे ऑथर आईडी। ये क्या है, ये एक आईडी हम यहाँ पे एक फील्ड ऐड करते हैं कि इस बुक का ऑथर कौन है, और ऑथर आईडी ये जो भी ऑथर होगा यहाँ पे है ना, ऑथर्स का टेबल, उसके अंदर की जो आईडी है वो हम यहाँ पे देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये जो बुक है हमारा, इसका ऑथर कौन है, जो कि है ये वाला ऑथर्स टेबल के अंदर जिसकी आईडी ये वाली है, ये इसका है। तो ये जो किया ना, इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप, और ये ऑथर आईडी जो हमने यहाँ पे डाली हुई है दूसरे टेबल की आईडी कनेक्शन करने के लिए, इसलिए इसको हम फॉरेन की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरेन की। ओके, सो अगर हम करेंगे तो ये एक तरह से हमने एक नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर यूज़ किया है। अगर हमें यहाँ पे ऑथर का नाम चेंज हो जाता है, यहाँ पे लेट्स से कि हमने नाम चेंज कर दिया, चेंज्ड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस बुक्स के अंदर जाके कहीं पे भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको आईडी से रेफ़र कर रहे हैं। तो चेंज सिर्फ यहाँ पे ही एक ही रिकॉर्ड के अंदर होगा। बट ये हुआ किसके लिए, ये हुआ अगर एक ऑथर है तो। बट हमारे केस में मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल ऑथर्स है तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते हैं ना, ऑथर में भी 1 आईडी, में भी यहाँ पे ऑथर 2 आईडी। एक तो पहले दिमाग में यही आ जाएगा कि ऐसे कुछ कर सकते हैं, राइट। बट ये स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं है। अभी हमने एक तरह से इसको हार्ड कोड कर दिया कि 2 ही ऑथर हो सकते हैं, राइट, और 2 ही होने चाहिए, नहीं तो एक चीज़ नल रखनी पड़ेगी। अगर हमें फ्यूचर में किसी बुक को अगर 3 ऑथर्स है तो हमें हमारा डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा उसको हमें रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो जब भी ये वाली सिचुएशन जो है ना कि एक बुक के मल्टीपल ऑथर्स है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अलग एक रिलेशन टाइप यूज़ करते हैं जिसको हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स जो है वो बोलते हैं। बाय द वे, रिलेशनशिप्स के ऊपर ना हमने इस वीडियो के अंदर डीप डाइव किया हुआ है। अगर आपको डेटाबेस की रिलेशनशिप्स अगर सीखनी है तो ये वीडियो आप देख लेना, ठीक है। अभी ये रफ हमने काम यहाँ पे किया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से ERD हम बनाते हैं, मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसको हम बोलते हैं। प्रॉपर ERD हम कैसे बनाते हैं वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे, ठीक है। ये जस्ट हम रफ आइडिया ले रहे थे कि क्या कैसे हो सकता है, ये आपके लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं कि कैसे प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन करना है, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे ये जो मल्टीपल ऑथर वाली चीज़ें हैं कैसी स्टोर की जाती है, वो भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पर हम अभी ERD बनाने वाले हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब उसके लिए ना क्या करेंगे, उसके लिए और कुछ नहीं होता है, बस हम कुछ YML डायग्राम्स बनाते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर एक इस तरह से मैंने बनाया हुआ है, ये कुछ नहीं है, लाइंस को जोड़ के ऐसा एक बेसिकली एक टेबल बनाया हुआ है। तो कुछ इस टाइप की जो चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं टेबल्स का नाम वगैरह और फील्ड्स लिखने के लिए। सो हमारे केस में सबसे पहला जो टेबल होगा वो कौन सा है,
याद है? यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बुक्स है, हमने एंटिटीज़ आइडेंटिफाई की है। तो एक तरह से जितनी एंटिटी होगी, हर एक एंटिटी के लिए एक टेबल हमारा डेटाबेस के अंदर बनेगा, राइट? हम रिलेशनल डेटाबेस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और हमारे इस केस में इसको सिंपल रखने के लिए हम एसक्यूलाइट यूज़ करने वाले हैं। अब एसक्यूलाइट जब भी यूज़ करते हैं ना, एसक्यूलाइट एक फाइल बेस्ड डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, और इसके अंदर सेम एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल जो है ना ये एक अलग लैंग्वेज है, ये हमारी एक मतलब डेटाबेस एग्नोस्टिक लैंग्वेज है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एसक्यूएलाइट के अंदर सपोर्ट करेगी, जो पोस्टग्रेस के अंदर थोड़ा सा अलग से हमें लिखना होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि जो पोस्टग्रेस के अंदर या फिर माई एसक्यूएल जो है उसके अंदर कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, एंड एसक्यूएलाइट के अंदर कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। तो वो कुछ छोटी सी माइनर चीज़ें हैं, बट एक तरह से एसक्यूएल जो है हमारा डेटाबेस एग्नोस्टिक लैंग्वेज होती है, तो उसको हम यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए हमारे पास एंटिटीज़ हमने आइडेंटिफाई की है, पहला है बुक। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये बुक्स का जो टेबल है वो बनाना है, यहाँ पर मैं बुक्स लिखूँगा इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर किसी भी टेबल के अंदर हमेशा एक चीज़ हमें देनी होती है जो कि है आईडी, क्योंकि आईडी जो होती है ना वो एक इस तरह की आईडी है, उसको हम एज अ प्राइमरी की यूज़ करते हैं। अगर किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमें गेट करना है तो उस आईडी की मदद से हम बहुत ही फास्ट तरीके से गेट कर सकते हैं, क्योंकि उन आईडीज़ को हम इंडेक्स करते हैं। सो डेटाबेस के अंदर इंडेक्सिंग क्या है ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर आई थिंक हमने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, यहाँ पर है। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा इंडेक्सिंग के ऊपर, ठीक है? सो अभी के लिए समझते हैं कि ये आईडी है और इसका टाइप जो है वो इंटीजर कर लेते हैं, ठीक है? अब ये एसक्यूएलाइट के अंदर हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको एग्नोस्टिक रखेंगे हम। ऐसे करते हैं कि इंट है ये, एंड यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा ये, ठीक है? आईडी कॉलम को हम क्या करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। एक रिकॉर्ड डालेंगे तो एक आईडी होती है पहले, नया रिकॉर्ड डालेंगे तो उसकी आईडी 2 हो जाएगी। ऑटोमेटिकली ये आईडी कॉलम जो है वो इंक्रीमेंट होते रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है आईएसबीएन नंबर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, और आईएसबीएन नंबर को ना मैं बोलूँगा कि ये टेक्स्ट है, ठीक है? यहाँ पे इसको हटा देते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास तीसरा जो फील्ड है वो है पब्लिकेशन ईयर। सो यहाँ पर आते हैं, करते हैं पब्लिकेशन ईयर। ऐसा हम ये जो है ना अंडरस्कोर, इस टाइप का जो नेमिंग कन्वेंशन है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? सो ये हो गया ऐसे। और ये पब्लिकेशन ईयर जो है ना इसको भी इंट हम बनाएंगे, मतलब जस्ट ईयर हम बनाएंगे 2025 चल रहा है अभी, या फिर 2024, इस तरह से इंटीजर हम स्टोर करेंगे। उसके बाद और क्या है, उसके बाद है जॉनरा। तो जॉनरा के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरह से, एंड ये जो है ये है टेक्स्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑथर्स है, बट ये ऑथर्स मल्टीपल है तो हम ऐसे लिस्ट में यहाँ पे स्टोर नहीं करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको नहीं स्टोर करूँगा, ठीक है? सो आई थिंक हमारा बुक्स का जो टेबल है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास इतने ही फील्ड्स होंगे, और एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप यहाँ पे और 2 फील्ड्स ऐड करते हो, जो कि है अपडेटेड ऐड, एंड ये टाइम स्टैम्प आपका हो सकता है, एंड उसके बाद आप करते हो क्रिएटेड ऐड। ये क्रिएटेड ऐड एक्चुअली बताता है आपको कि ये रिकॉर्ड कभी क्रिएट हुआ था, एंड अपडेटेड ऐड बताता है कि लास्ट में आपका रिकॉर्ड अपडेट कब हुआ था, ठीक है? ओके, हमारा बुक्स का जो टेबल है ये अभी रेडी है। अभी हमें जो हमारा नेक्स्ट टेबल है उसको बनाना है, और उसके लिए हमारी जो नेक्स्ट एंटिटी है वो है ऑथर्स, राइट? ऑथर, उसके अंदर फुल नेम, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ है। सो एक काम करते हैं, मैं इसी चीज़ को ना कॉपी करूँगा, यहाँ पे लेके आते हैं, एंड यहाँ पर मैं इसको करूँगा कि ये हमारा है ऑथर्स, ठीक है? हम अलग इसको कर रहे हैं, अलग से ये जो एंटिटी है, एक एंटिटी है तो इसको अलग से बनाएंगे। सो आईडी ये कॉलम जो है ये सेम रहेगा यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास फुल नेम एंड कंट्री। सो यहाँ पर करते हैं फुल नेम जो कि टाइप टेक्स्ट है, एंड कंट्री ये भी टाइप टेक्स्ट, इसको हम रखेंगे। एंड आई थिंक हाँ, और एक है डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डेट ऑफ बर्थ।
और अभी के लिए मैं इसको टेक्स्ट ही रखने वाला हूँ। डेट स्ट्रिंग जो है ना डेट की, वो हम यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करेंगे। एंड इसी के साथ में अपडेटेड एट एंड क्रिएटेड एट, ये दोनों फील्ड्स हमारे यहाँ पर रहेंगे। ओके, सो हमारी जो दूसरी एंटिटी है ये भी रेडी है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनका रिलेशन हम कैसे डिफाइन करें, कैसे हम स्टोर करें। लेट्स से कि हमने एक हमारे पास एक्स बुक है। अब इस एक्स बुक को लिखा है लेट्स से ऑथर 1 ने एंड ऑथर 2 ने, है ना, 2 ऑथर से लेट्स से ऐसे समझ लेते हैं। अब हम ये वाली इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करें, क्योंकि हमारे पास ये बुक्स का टेबल अलग है, ऑथर्स का टेबल अलग है, तो ये हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, क्योंकि मे बी हमें बाद में हमारे एप्लीकेशन के अंदर ये क्वेरी फेच करनी है कि गिव मी ऑल द बुक्स रिटन बाय दीज ऑथर्स, है ना, ऐसे हो सकता है। हम अगर किसी भी प्राइम वीडियो या फिर वहाँ पे जाते हैं तो उसके अंदर एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो मे बी हमें उनकी कौन सी फिल्म्स है वो देखने को मिलती है, या फिर फिल्म्स के अंदर क्लिक करते हैं तो उनके मेटा डेटा के अंदर कौन से एक्टर्स है वो देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे मे बी हम बुक्स को जब भी ओपन करेंगे तो उसके कौन से ऑथर है वो हमें उसकी लिस्ट दिखेगी, और अगर किसी ऑथर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस ऑथर के कौन से बुक्स है वो भी हमें देखने हैं। तो उस क्वेरी को कैसे आप करें, उस क्वेरी को करने के लिए हमारे पास इनका रिलेशन, इनका कनेक्शन हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। और हमारे केस में यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन और ट्रिकी है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज़ है जिसको हमें कनेक्ट करना है एक दूसरे एंटिटी से, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आती है डेटाबेस रिलेशनशिप्स की। वीडियो मैंने बनाया है डिटेल में, जो कि मैंने कार्ड के अंदर दिखाया था और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रहेगा, वो देख लेना जाके। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर आपको रिलेशनशिप्स नहीं आती है तो आप डेटाबेस को डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। फंडामेंटल उसके अंदर 3 से 4 टाइप की रिलेशनशिप्स होती है, जो होती है 1 to 1, 1 to many, many to many। तो ये 3 ही है मेन, अगर देखा जाए तो 3 ही है। उसके अंदर फिर उनका कॉम्बिनेशन करके और 1-2 बनाई जाती है। ओके, सो हमारे इस केस में यहाँ पर मेनी टू मेनी जो रिलेशनशिप है वो अप्लाई होने वाली है, मेनी टू मेनी। अब आप पूछोगे कि आपको कैसे पता मेनी टू मेनी, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये मेनी टू मेनी है। देखिए थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर लेट्स से कि एक्स बुक है, इस बुक के मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं, सही है बात, इस बुक के मल्टीपल ऑथर हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास लेट्स से बुक वाई है, अनदर बुक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि हमारा जो सेकंड ऑथर है उसका भी ये बुक हो, है कि नहीं चांसेस। ऐसा नहीं कि ये ऑथर सिर्फ बुक एक्स जो है वो लिखे, मे बी ये जो ऑथर है इसका दूसरा बुक भी हो सकता है, वाई बुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वन एंटिटी हैज़ many entities, relationship with many entities, and at the same time that same entity can have many books. Maybe यहाँ पे हमारे पास और एक जी बुक हो सकता है, एंड ये जो ऑथर 2 है इसका ये बुक हो सकता है। तो ऑथर 2 का इस केस में कितने बुक हो गए, ये एक हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जी हो गया, एंड एट द सेम टाइम ये जो बुक एक्स है उसमें से एक एंटिटी उसके मल्टीपल ऑथर्स है, ऑथर 1 है, ऑथर 2 है, मे बी ऑथर 3 भी हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि ये मेनी एंटिटीज़ एंड मेनी एंटिटीज़ उनके बीच का कनेक्शन है, इसलिए इसको हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बोलते हैं। समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल है। ये वीडियो आप देखोगे ना रिलेशनशिप वाला मेरा, तो आपको पूरी आइडिया, ये सारा डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो हमारे इस केस में यही सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, और इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जब भी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होती है तो हम क्या करते हैं पता है, हम जस्ट एक नया टेबल बनाते हैं। इनका रिलेशनशिप जो है वो स्टोर करने के लिए हमें एक नया टेबल चाहिए होता है, तो यहाँ पे लेके आते हैं इसको। एंड अब देखिए, अब ये बुक्स तो टेबल नहीं है, हमें इनका रिलेशनशिप स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नाम कुछ दे सकते हैं, लेट्स से बुक ऑथर्स या फिर बुक ऑथर। इस तरह से एक कन्वेंशन है कि आप जो एक टेबल है उसका नाम यहाँ पे लिखो, फिर अंडरस्कोर दे के जो दूसरा टेबल है उसका नाम लिखो, सिंगुलर नेम बेसिकली। और इसके अंदर भी
बुक पहले आना चाहिए कि ऑथर पहले आना चाहिए, इसका भी कन्वेंशन है कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ए से शुरू हो रहा है, तो हमें बुक ऑथर की जगह हमें ऐसे लिखना चाहिए कि ऑथर बुक। ठीक है, अगेन ये रूल नहीं है, इसको कुछ भी आप दे सकते हो, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, इस तरह से हम रखते हैं। ठीक है, सो ऑथर बुक। अब इसके अंदर आईडी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये भी डिपेंड करता है चाहिए या नहीं चाहिए, आपको इंडेक्सिंग करनी है नहीं करनी है इसके ऊपर। बट अभी सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स से कि हटा देते हैं हम इसकी इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 कॉलम्स हम रखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, जो पहला टेबल है फॉर एग्जांपल ऑथर जो है, तो यहाँ पे आप ऑथर की जो ऑथर की जो आईडी है बेसिकली वो आप यहाँ पे देते हो, जो कि हमारे केस में इंटीजर है। ठीक है, इस टेबल की आईडी, एंड देन दूसरा जो फील्ड होता है हमारा ये इस टेबल की आईडी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा टेबल की नहीं, मैं रिकॉर्ड की बोल रहा हूँ। ठीक है, सो इस टेबल के अंदर एक बुक का रिकॉर्ड हो सकता है, तो उसकी आईडी यहाँ पर आप इस तरह से करते हो, एंड देन ये जो फील्ड्स है आपके यहाँ पे आप जोड़ दीजिए इस तरह से, और ये बन गया आपका टेबल। सो इस टेबल को ना हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं पिवट टेबल या फिर जंक्शन टेबल आप इसको बोल सकते हो। जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आती है और आपको डेटा को नॉर्मलाइज करना है, तो आपको इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन लिस्ट, जैसे हमने यहाँ पे देखा था पहले, आप क्या करते हो, आप एक अलग से नया टेबल बनाते हो, जंक्शन टेबल या फिर पिवट टेबल, एंड उसके अंदर एक्चुअली एक इस टेबल की आईडी, एक इस टेबल की आईडी, उसको यहाँ पे रखते हो इस तरह से। एंड ये यहाँ पे फॉरेन की है। ठीक है, ये देखिए एफ के इसको हम बोलते हैं। सो हमारे केस में ये भी एफ के है, ये भी एफ के है, फॉरेन की है दोनों। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिलेशनशिप दिखाने के लिए इस टाइप के जो एरोज़ है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये बुक आईडी के लिए, एंड देन ये जो है ये ऑथर के आईडी के लिए, इस तरह से। रियल ARD डायग्राम के अंदर यहाँ पे एरो की जगह अलग अलग नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे उसको 3 एंड्स होते हैं, तो वो बेसिकली, हाँ 3 एंड्स होते हैं, एक सर्कल भी होता है, सर्कल लाइन भी होती है, तो वो एक्चुअली आपको रिलेशनशिप बताती है कि 1 to many है, तो आपको एक साइड में सर्कल दिखेगा, लाइन दिखेगी, एंड दूसरे साइड में ऐसे 3 कांटा चम्मच जैसे वो दिखेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन हमारे इस डायग्राम टूल के अंदर वो नहीं है, तो मैं नॉर्मल एरोज़ यहाँ पर दे रहा हूँ, बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये बुक आईडी जो है ये इस टेबल के अंदर की ये आईडी है, एंड ऑथर आईडी जो है ये इस टेबल के अंदर की ये ऑथर आईडी है। ठीक है, अब शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि कैसे हम ये रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। तो देखिए मैं आपको यही एग्जांपल बताता हूँ कि इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ थोड़ी देर के लिए, एंड समझ लेते हैं कि हमारे पास ये बुक्स का जो टेबल है ना, ये बुक्स का टेबल, एंड इसके अंदर लेट्स से कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एक सिंगल बुक है, तो ये इसकी आईडी है 1, एंड बुक का नाम है बुक X, एंड उसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें हैं, लेट्स से यहाँ पे क्या क्या था, ISBN है, जॉनरा है। अभी के लिए मैं डॉट 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 देता हूँ। ठीक है, समझ लेते हैं ये ऐसा है, ये हमारा बुक्स का टेबल हो गया। उसके बाद हमारे पास लेट्स से कि एक ऑथर का टेबल है, तो यहाँ पे मैं ऑथर्स को लेके आता हूँ, एंड इसके अंदर ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। लेट्स से कि ये हमारा ऑथर 1 है, एंड इसके अंदर भी डॉट डॉट्स देते हैं, बाकी के जो फील्ड्स हैं वो डिटेलिंग नहीं करेंगे। एंड लेट्स से कि हमारे पास दूसरा भी ऑथर है, 2 है, ये है ऑथर 2, एंड 2 ऑथर्स हो गए। यहाँ पे बुक भी ऐड करते हैं, लेट्स से कि ये बुक 2 है, आईडी बेसिकली ये। ठीक है, ये आईडी कॉलम है हमारा, ये वाला देखिए आईडी कॉलम, एंड तो ये बुक Y हो गया, एंड उसके बाद और एक करते हैं आईडी 3, एंड बुक Z हो गया, राइट। तो ये ऐसे रिकॉर्ड्स हमारे दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि ये पिवट टेबल या फिर जंक्शन टेबल जो है, इसकी मदद से हम कैसे इसको स्टोर कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लेट्स से कि हमारा ये वाला ऑथर बुक ये पिवट टेबल है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर क्या है, ऑथर की आईडी एंड बुक की आईडी, इसका एक रिकॉर्ड हमें डालना होता है। तो हमारे केस में अगर आप देखोगे लेट्स से कि बुक X जो है उसके अगर ऑथर 1 है एंड ऑथर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे, क्योंकि 2 एंटिटीज़ हमारी रिलेशंस है, यहाँ पर 2 ऑथर्स है ना, तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला फील्ड है ऑथर आईडी, तो ऑथर आईडी हमारे 1 है,
एंड देन सेकेंड फील्ड क्या है हमारा, बुक आईडी। तो बुक आईडी कौन सी है, लेट्स से कि ये बुक एक्स से हमें कनेक्ट करना है, तो इसकी आईडी कितनी है, 1 है। एंड उसके बाद अपडेटेड ऐड क्रिएटेड ऐड जो फील्ड्स है वो डाल दिए यहाँ पर, राइट। उसके बाद हमें सेकेंड ऑथर का रिलेशन यहाँ पे फिक्स करना है, तो ऑथर 2 की आईडी कितनी है, 2 है। तो मैं और एक रिकॉर्ड डालूँगा जहाँ पे ऑथर आईडी 2 रहेगी एंड बुक जो है एक्स ही है, तो उसकी ये सेम रहेगी 1। तो ये देखिए 2 रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर आ गए। एंड इस नंबर को देख के हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि इसके अंदर जो ये वाला है ये है ऑथर आईडी, ये है बुक आईडी। तो इस तरह से हमने एक रिकॉर्ड ऐड करके ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर इसको हमने ऐड कर दिया है डेटाबेस के अंदर। क्योंकि जब भी अगर हमें फ्यूचर में अगर लेट्स से कि क्वेरी है हमारे पास कि गिव मी ऑल ऑथर्स फॉर बुक एक्स, अगर ऐसा करना होगा हमें, तो हम क्या करते हैं इस केस में, जब भी आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप करते हैं तो आपको टेबल्स के अंदर जॉइंस लगाने होते हैं। मतलब आप बोलोगे कि ठीक है बुक एक्स है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, बुक एक्स की आईडी कितनी है, बुक एक्स की आईडी है 1, तो मैं यहाँ पर ढूंढूंगा बुक आईडी 1 जहाँ जहाँ पर है, ये है, यहाँ पे भी है। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा कि ये तीनों टेबल जो है हम डेटाबेस जॉइंस की मदद से जॉइन करेंगे, और ये जो कंडीशन है हमारी कि इस टेबल के अंदर अगर बुक आईडी 1 है वो रिकॉर्ड दे दो और उनको बाकी 2 टेबल से जॉइन करो, तो हमें फाइनल रिजल्ट एग्जैक्टली मिलेगा। बुक एक्स के लिए हमें 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ऑथर का भी डेटा यहाँ पर आएगा क्योंकि ये भी टेबल हमने जॉइन किया हुआ है। ठीक है, जॉइन के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, ये वीडियो है यहाँ पर देखना, डीप डाइव किया हुआ है हमने, है ना। बहुत सारी कोडिंग लैब्स भी की है, तो आप देख लेना उस वीडियो को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप इस टाइप के रिलेशनशिप्स यूज़ करते हो आपको जॉइंस यूज़ करने होते हैं डेटाबेस के अंदर। सो होपफुली ये आपको समझ में आया है कि कैसे हम पिवट टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उसको हम ऐड करते हैं कुछ इस तरह से, जिससे हमारा डेटा जो है प्रॉपर तरीके से स्टोर हो जाए। ठीक है, सो मैं इसको हटा देता हूँ और अभी देखते हैं। देखिए हमारा ये तो हो गया फाइनल। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वाला हमारी कौन सी एंटिटी है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है हमारा ये है बोरोवर्स एंड बोरो रिकॉर्ड्स, ये हमें करना है। अब देखिए बोरोवर्स मतलब क्या है, थोड़ा सा अगर सोचेंगे आप तो बोरोवर्स मतलब यूज़र हो सकता है, राइट। सिस्टम के अंदर बोरो कौन करता है, ह्यूमन, तो यूज़र हो सकता है वो। तो मे बी एक काम आप ये कर सकते हो आपके आर्किटेक्चर के अंदर, ये अभी आपको ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो देखना पड़ेगा। मे बी आप क्या कर सकते हो कि ये यूज़र्स का एक टेबल बना सकते हो जहाँ पे बोरोवर्स भी आप स्टोर कर सकते हो, ऑथर्स भी स्टोर कर सकते हो, एंड यूज़र्स के टेबल के अंदर मे बी रोल एक फील्ड जो है वो ऐड कर सकते हो कि ये ऑथर है या फिर ये बोरोवर है, इस तरह से। बट अभी इस असाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इनको अलग रखेंगे। मैं एक काम करूँगा, देखिए बोरोवर भी एक एंटिटी है, तो इसके लिए अलग से हम टेबल बनाएंगे जिसके अंदर फुल नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर होगा। सो यहाँ पर आते हैं एंड इसको मैं इस तरह से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करते हैं बोरोवर्स करते हैं। एंड इसके अंदर क्या है, देखिए फुल नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर है, तो आईडी तो वही रहेगी। फुल नेम है, ईमेल है एंड फ़ोन नंबर है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ फ़ोन नंबर, इस तरह से। एंड बाकी के जो क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड जो है ये ऐसे ही सेम रहेगा। ठीक है, एंड फ़ोन नंबर का टाइप भी यहाँ पे टेक्स्ट अभी के लिए रखेंगे। ईमेल जो है वो भी टेक्स्ट है, फुल नेम, फ़ोन नंबर है, ये फुल नेम है, इसका भी टाइप जो है वो टेक्स्ट है। ये हो गया। अब क्वेश्चन है कि बोरो रिकॉर्ड्स मतलब क्या है कि लेट्स से कि आपके लाइब्रेरी के अंदर कोई बोरोवर आता है और कोई बुक लेके जाता है, राइट। बुक लेके जाता है रीड करने के लिए, तो एक तरह से उसने उस बुक को बोरो किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें यहाँ पे और थोड़ा सा सोचिए कि ये रिलेशनशिप कैसे ये डेटा आप स्टोर कर सकते हो। लेट्स से कि समवन बोरोज अ बुक, हाउ वुड यू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन। ये इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाता है आपको, कैसे आप स्टोर करोगे बोरो करने के बाद। पॉज करिए और सोचिए इसके बारे में, अगर नहीं होता है तो फिर से कंटिन्यू करिए। सो
देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करनी है। मैं हमेशा यही करता हूँ, मुझे ऐसे मतलब माइंड में डायरेक्टली आता नहीं कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, मुझे विजुअलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, बोरोअर है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि लेट्स से ये सुजॉय है, ठीक है, ये बोरोअर है एक, एंड मे बी बुक वन उसने बोरो एक्स बुक बोरो कर लिया है, मतलब हाँ सुजॉय ने कर लिया। अभी ये डेटा हम स्टोर कैसे करेंगे, इसलिए हमें इसकी जो रिलेशनशिप है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सोचिए कि सुजॉय बुक बोरो कर सकता है, राइट, ये रिलेशनशिप मुझे दिख रही है कि हाँ सुजॉय बोरोज अ बुक, सही है। बट यहाँ पे और एक चीज़ है कि सुजॉय एक बुक बोरो नहीं कर सकता, सुजॉय मल्टीपल बुक्स बोरो कर सकता है एट द सेम टाइम। सो सुजॉय कैन बोरो बुक वाई एज वेल, मे बी एट नॉट एट द सेम टाइम बट फ्यूचर में मे बी पहले एक्स कर दिया बाद में वाई कर दिया, राइट। तो ये यहाँ पे जो रिलेशनशिप आपको दिखेगी ये है वन टू मेनी, वन बोरोअर कैन बोरो मल्टीपल बुक्स। बट रुकिए, यहाँ पर ये जो बुक एक्स है ये सिर्फ सुजॉय नहीं, ये मे बी राकेश भी बोरो कर सकता है, राइट। देखिए मे बी ये जो वाई बुक है इसको भी राकेश बोरो कर सकता है। तो यहाँ पे वन टू मेनी नहीं है, दूसरे साइड भी मतलब सेम है, तो मेनी टू मेनी है ये वाला, मेनी टू मेनी। और मेनी टू मेनी अगर रहता है तो हमने ऑलरेडी देखा है, ये देखिए ऑथर बुक सेम हमारा रिलेशनशिप था, तो मेनी टू मेनी है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक पिवट टेबल, राइट। तो यहाँ पर आता है, मैं एक काम करता हूँ, ये बुक के लिए है ना तो इस साइड लेके आते हैं, थोड़ा सा एरोज़ के लिए सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। सो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, एंड यहाँ पर ये है हमारे बुक, थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेते हैं, एंड एक हमें पिवट टेबल चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ। हमें बोरोअर और जो बुक है उसका रिकॉर्ड हमें स्टोर करना है, तो मे बी हम बुक बोरोअर ऐसा इसको नाम दे सकते हैं, बुक बोरोअर, राइट। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आई थिंक हाँ यही ऑर्डर रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आर है यहाँ पे ओ है, तो अल्फ़ाबेटिकली यही सही ऑर्डर रहेगी। बट ये ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ कन्वेंशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि बुक बोरोअर ये क्या हमें रीडेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। मे बी ज़्यादा सेंस ऐसे बनेगा कि अगर हम इंस्टेड ऑफ ऐसे करते हैं बोरोअर रिकॉर्ड्स, मे बी ये ज़्यादा सेंस बनता है इस टाइप का नेम, राइट। तो इस तरह से आप नेमिंग जो है वो सोचते हो, या फिर बेटर ये रहेगा कि बोरो रिकॉर्ड्स, ऐसे ऐसे ये थोड़ा सा और रीडेबल मुझे लग रहा है ना, तो इसको ऐसे रखते हैं। अभी इसके अंदर क्या होगा, लेट्स से कि इस बार आईडी रखते हैं, हमने यहाँ पे नहीं रखी थी, अभी रखते हैं। एंड उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो दो टेबल्स हैं ना उनकी आईडीज़ यहाँ पे हमें देनी होती हैं। तो सबसे पहले तो जो बोरोवर आईडी है मैं यहाँ पे लिखूँगा जो कि इंट टाइप की होगी, एंड उसके बाद हमें जो बुक आईडी है जो कि इंट टाइप की होगी। ये जो दोनों है ये हमारी फॉरेन कीज़ है, तो मैं यहाँ पे भी इसको लेके आता हूँ इस तरह से। और ये आईडी जो होती है ना इसको हम बोलते हैं प्राइमरी की, पीके बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी उसके बाद हमें और क्या स्टोर करना होगा, बोरो डेट में भी है ना, कब बोरो किया है उसकी डेट हम स्टोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास क्रिएटेड एट डेट है तो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, हमें अलग से बोरो डेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिएटेड एट वही होगी ना। अगर एक रिकॉर्ड हम क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब किसने बोरो कर लिया है, तो अलग से हम नहीं देंगे तो भी चलेगा, है ना, एक फील्ड की बचत यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद हमें मे बी स्टेटस जो है वो स्टोर करना पड़ेगा, बोरो स्टेटस। मे बी अभी क्या है, बोरो किया है या रिटर्न किया है, उसका जो स्टेटस हमें चाहिए होगा ना। तो मैं यहाँ पे मे बी स्टेटस इस तरह से एक फील्ड बना सकते हैं टेक्स्ट, जो कि बेसिकली क्या होगा, बोरोड होगा या फिर रिटर्न होगा, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है। तो इसको स्टेटस फील्ड के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। एंड मे बी यहाँ पर और एक फील्ड हम ऐड कर सकते हैं जो कि है रिटर्न डेट, क्योंकि
अगर ये कोई बुक बोरो किया हुआ रिटर्न लाता है तो वो कभी किया है, मे बी अपडेटेड ऐड फील्ड के अंदर हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। स्टेटस अगर हम अपडेट करते हैं, इसका मतलब बोरो जो है रिटर्न हुआ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें और कोई चेंज दूसरा फील्ड तो नहीं होगा ना, तो अपडेट उसी टाइम होगा जब भी स्टेटस चेंज होगा। तो हाँ, हमें अलग से करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपडेटेड ऐड को ही समझ लेंगे कि ये रिटर्न वाली डेट है, क्योंकि जब भी रिकॉर्ड अपडेट होगा तो वो कभी होगा जब भी रिटर्न आ जाएगा बुक, राइट। ये स्टेटस जब भी चेंज होगा तभी वो डेट यहाँ पे आएगी, तो इसको ही हम एज अ रिटर्न डेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर अलग से ऐड कर सकते हो। अगेन ये डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर के ऊपर, आपके बिजनेस यूज़ केस के ऊपर। ठीक है, हमारे केस में एक ही फील्ड यहाँ पे एडिट हो रहा है तो उसकी वजह से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। मे बी इसके अंदर और भी चीज़ें हो सकती है, और कोई फील्ड्स होते हैं जो कि अगर अपडेट होते तो वो अगर नहीं दर्शाता था कि रिटर्न हुआ है बुक, तो उस केस में आपको अलग से जो रिटर्न डेट फील्ड है उसकी ज़रूरत पड़ती थी। सो हो गया, ये हमारा जो टेबल है ये क्रिएट रेडी हो चुका है। तो यहाँ से जल्दी से एरो भी लगा देते हैं कि ये जो है ना बुक आईडी, ये एक्चुअली ये वाली आईडी है। सो ये हो गया। एंड जो बोरो आईडी है ये हमारी, ये इस टेबल की ये वाली आईडी है। देखिए ये हमारी ARD जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट क्या, रेडी हो चुकी है। देखिए इतना ये जो है ना ये इनफ है हमारे ये पूरा जो लाइब्रेरी का डेटा है उसको स्टोर करने के लिए। देखिए 2 पिवट्स टेबल है, और इस तरह से जो हम हमारा जो पूरा डेटा है उसको स्टोर कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर देखते हैं तो बोरो डेट, ओके, बोरो रिकॉर्ड्स के अंदर बोरो डेट जो कि हमने क्रिएटेड ऐड को ही रीयूज़ किया है। रिटर्न डेट इसको हम जो अपडेटेड ऐड है उसको कर रहे हैं, एंड स्टेटस फील्ड जो है ये हमने ऐड कर दिया है। ओके, वी आर डन। ये आपका डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन की मदद से आपका जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो मतलब जो भी हमने देखा था ना शुरू में क्या क्या करना था हमें, यहाँ पे ये देखिए ये जो है ना स्टोर डिटेल्स ऑफ बुक्स, ट्रैक विच ऑथर रोट विच बुक्स, एंड ये जो है ना बोरोवर, किस बोरोवर ने कौन सा बुक बोरो किया है या फिर कभी रिटर्न किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस स्कीमा के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अभी इसके आगे क्या करना है, इसके आगे मैं आपको और भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैंने प्रॉपर एक रिपॉजिटरी बनाई है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको डेटाबेस के अंदर और डीप में अगर एक्सप्लोर करना है तो आप ये जो हमारा मास्टर बैकएंड फाउंडेशन जो प्रोग्राम है इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अंदर एक्चुअली हमने डेटाबेस के ऊपर एक डेडिकेटेड मॉड्यूल बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको डेटाबेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। रिलेशनल डेटाबेसेस, SQL, नो SQL डेटाबेसेस, मॉडलिंग कैसे करते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होती है। इसी के साथ में डेटाबेसेस को स्केल करने के लिए अलग अलग चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जैसे कि पार्टीशनिंग हो सकती है, आपकी शार्डिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिटेल में कवर की है, और इसी के साथ में बहुत सारी कोडिंग लैब्स भी आपको अवेलेबल करके दी है। यहाँ पर हमने डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, ट्रांजैक्शंस, आइसोलेशन लेवल्स, ये जो चीज़ें हैं ये सारी इसके अंदर है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैंड्स डाउन रिसोर्स है, जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, चेक करिए और ज्वाइन करिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट आपकी स्टेप क्या है, ठीक है। सो अभी हमने ये डिज़ाइन कर दिया, अभी नेक्स्ट काम होता है आपका कि इसको आपको डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना है। ये जो डेटा है उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस का SQL स्कीमा बनाते हैं, जिसके अंदर एक्चुअली SQL क्वेरीज हम लिखते हैं, क्रिएट दिस एंड दिस, एंड उसके बाद आप जो है उसको डेटाबेस के अंदर रन करते हो। हमारे केस में SQL है, इसके अंदर आपको रन करना है SQLite बेसिकली डेटाबेस। अगर आप चाहते हो तो आप पोस्टग्रेस वगैरह उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक रिपॉजिटरी बनाई है आपके लिए। ये सेम रिपॉजिटरी है, इसके अंदर और भी डिटेल आप चीज़ें चेक कर सकते हो। बट यहाँ पर हमारे पास ना और एक फ़ाइल है challenges.md नाम से। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो डेटाबेस डिज़ाइन हमने किया है इसको आप डेटाबेस के अंदर
करिए और चैट जीपीटी से आप में भी थोड़ा सा डमी डेटा जो है चैट जीपीटी को बताइए कि ये मेरा स्कीमा है, इसके लिए थोड़ा सा डमी डेटा के लिए क्वेरीज बना के दो, तो सीडिंग डेटा आपको दे देगा, उसको आप डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करिए। ओके गाइस, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मतलब एडिट करने के टाइम एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो डेटाबेस का पूरा सेटअप है ना, ये शायद आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस रिपॉजिटरी के अंदर ना एक चीज़ ऐड की है। रीडमी के अंदर अगर आप जाओगे, सबसे नीचे अगर थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन सेटअप ऐड किया हुआ है कि कैसे आपके सिस्टम के ऊपर एसक्यूएलाइट CLI को वगैरह आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको टेबल्स वगैरह क्रिएट करने हैं, कैसे डमी डेटा को सीड करना है ताकि आपके वो चैलेंजेस जो है वो आप कर पाओ। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली और 2 फाइल्स ऐड की है मैंने, tables.sql एंड seed.sql। टेबल्स जो है इसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने के लिए जो SQL क्वेरीज़ है इसको मैंने ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है सारी SQL क्वेरीज़। हमने जो टेबल देखे थे ये आपको रन करने हैं, कैसे रन करना है उसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। एंड ये डमी डेटा है जो कि आप इसको भी रन करना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से पढ़िए, लोकल मशीन के ऊपर इसको सेटअप करिए और फिर ये जो हमारा चैलेंज है इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड देन ये जो 10 चैलेंजेस है उसको आप सॉल्व करिए। देखिए कि ऐसे आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। इसको अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल में अलग से सेग्रीगेट किया हुआ है। तो इजी से शुरू करिए, देखिए पहले इजी वाला होता है या नहीं है, फिर मीडियम वाला, देन हार्ड वाला। तो ये करने के टाइम ना आपको बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे और चैलेंजेस को सॉल्व करते करते आप चीज़ों को सीखते जाओगे। ओके, सो इस रिपॉजिटरी को एक्सेस करिए और इस चैलेंजेस को करिए अगर आप जेन्युइनली डेटाबेसेस को सीखना चाहते हो तो। सो यहाँ पर आपने आज देखा कि डेटाबेसेस के अंदर रिलेशनशिप्स जो होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जॉइंस इसके अंदर हम लगाते हैं। अगर आपको इसके बारे में सीखना है तो आप नेक्स्ट वाला ये वीडियो देखिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर की है। हैप्पी कोडिंग।